हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग मनु के राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं और राजा संबंधी विचार पढ़ चुके हैं मनु का। आज जो हम पढ़ेंगे वो मनु की सप्तांग थियोरी है, मनु की मंडल थियोरी और उनकी षटगुण्य नीति जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले जो सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में वो क्या कहते हैं, तो वे एक सावयवी सिद्धांत देते हैं। सावयव मतलब सावयव ऑर्गेनिक थियोरी देते हैं, मतलब कि जो राज्य है उसको एक जीव की तरह समझा जाता है और उस जीव के 7 अंग, मतलब कि जैसे राज्य रूपी जो शरीर है वो 7 अंगों से मिल करके बना हुआ है और उसी 7 अंग के आधार पर ही इस थियोरी को कहा जाता है सप्तांग थियोरी या सप्तांग सिद्धांत। तो ये 7 अंग कौन कौन से हैं, तो पहला है स्वामी, फिर दूसरा है अमात्य, फिर तीसरा है पुर, चौथा है कोश, पांचवा है दंड, छठा है मित्र और सातवां है राष्ट्र। तो ये 7 जो हैं वो अंग हैं किसी भी राज्य के। तो राज्य की ये सावयवी थियोरी है, सावयवी सिद्धांत इसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक थियोरी कहा जाता है कि राज्य को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, एक जीव की भांति ट्रीट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो राज्य रूपी शरीर है उसका 7 अंगों से निर्माण हुआ है और वे 7 अंग स्वामी, अमात्य, मित्र, पुर, राष्ट्र और दंड और मित्र हैं और कोश है। तो अब समझते हैं एक एक पार्ट को कि एक एक मतलब जो ये स्वामी है उसका तात्पर्य क्या है, मनु का क्या तात्पर्य है उसके कहने से, और अमात्य का तात्पर्य क्या है। तो स्वामी मतलब किंग। वो कहते हैं कि कोई भी राज्य राजा के बिना वहाँ की स्थिति कैसे हो जाएगी, अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कि वहाँ पे अनार्की फैल जाएगी, लोग एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे, मत्स्य न्याय फैल जाएगा। और इसी वजह से तो वो कहते हैं कि ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की है। तो राजा की उत्पत्ति का कारण ही है अराजकता को समाप्त करना, इनके अनुसार, मनु के अनुसार। तो जो स्वामी है वो सबसे प्रमुख पार्ट है इसका राज्य का, कि स्वामी यानी राजा का होना अनिवार्य है, क्योंकि राजा के बिना जो राज्य है वहाँ पे अनार्की फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। दूसरा जो है वो है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री। अब देखिए राज्य कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं जिसे अकेले संभाला जा सकता है, वो एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है। तो उसको चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों की, कुछ मंत्रियों की आवश्यकता होगी। तो कहते हैं कि अमात्यों की आवश्यकता होती है। वो कहते हैं कि देखिए अगर कोई छोटा सा भी कार्य है और उसे अगर अकेला करना पड़े तो वो बहुत भारी महसूस होता है, बहुत भारी लगता है हमें। लेकिन अगर उसी कार्य को करने के लिए हमें मदद करने के लिए हम मंत्री रख लें या फिर अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त हो जाए तो बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। तो इस वजह से अमात्य जरूरी हैं किसी भी राज्य के लिए। तो ये दूसरा अंग, पहला स्वामी, दूसरा अमात्य। अब तीसरा जो है वो है कोस, पुर का होना। तीसरा जो पुर मतलब राजधानी। कहते हैं कि हर राज्य की एक राजधानी होनी चाहिए, जो और राजधानी को बताते हैं कि वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए, हर तरह की सुविधाएं उपस्थित हो जहाँ पे, उसी स्थान पे क्या करना चाहिए, राजधानी को बनाना चाहिए। फिर चौथा बात करते हैं, चौथा जो अंग है उसके बारे में कहते हैं कि कोष, क्योंकि बिना कोष के, बिना पैसे के आप राज्य को कैसे चलाएंगे। इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, किसी भी देश के लिए पैसे की ज़रूरत हर देश को चलाने के लिए होती है। जो भी हम नीतियाँ लाएंगे उस समय कुएं की खुदाई हो गई, तालाब और अन्य लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। तो वो चौथे अंग के रूप में कोष को कहते हैं कि कोष होना बहुत ज़रूरी है और राजा को हमेशा धन का संचय करना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कोष के अंतर्गत। फिर उसके बाद हमारा है राष्ट्र। राष्ट्र से तात्पर्य यहाँ पर भूमि और जनसंख्या से है। जैसे अभी हम लोग राज्य के 4 अंग मानते हैं ना, कि भूमि है, जनसंख्या है और संप्रभुता है और सरकार। ये 4 इस समय के, जो इस समय आधुनिक जो थियरी है कि राज्य के 4 अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें हम लोग भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता और सरकार को 4 अंग मानते हैं। लेकिन इसी तरह से जो मनु है वो 7 बता रहे हैं, तो 7 में हम लोग 4 तो समझ चुके हैं, स्वामी समझ चुके हैं, अमात्य समझ लिए, पुर समझ लिए और कोश समझ लिए। अब हम समझते हैं कि राष्ट्र के संबंध में वो कहते हैं कि राष्ट्र तब तक मतलब कहाँ बन पाएगा जब भूमि और जनसंख्या होगी ही नहीं। तो किसी भी राज्य के लिए ये आवश्यक है कि उसके पास भूमि हो और वहाँ पर कुछ लोग हों, जनसंख्या कुछ हो,
तो ये राष्ट्र हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अंग बताते हैं वो बताते हैं कि दंड, दंड को नेक्स्ट अंग बताते हैं कि दंड मतलब व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। और दंड मतलब दंड से तात्पर्य सैन्य बल से भी है कि सैन्य बल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि देखिए इस संसार में जो नियम कानून अगर बना के रखना है तो दंड की व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। वे कहते हैं कि दंड या डर जो है, दंड का डर, डर बहुत बड़ी शक्ति होता है। डर के जरिए हम डरा करके किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे पास दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। एक अच्छी दंड व्यवस्था होगी, एक अच्छी दंड नीति होगी तो हम राज्य को अच्छे से सुचारू ढंग से चला पाएंगे, राज्य में धर्म और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा पाएंगे। तो वो दंड व्यवस्था पर ज़्यादा जोर देते हैं। कहते हैं कि एक बेहतरीन दंड नीति बनानी चाहिए और दंड व्यवस्था का प्रावधान करना चाहिए राज्य के अंदर, तभी हम राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि मित्र, जो लास्ट है वो मित्र। तो मित्र का संबंध अंतर्राज्यीय संबंध है, अंतर राज्य से संबंधित है। मतलब इसमें बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मित्र होना चाहिए, मित्र सातवां अंग मित्र है। तो मित्र का संबंध अंतर्राज्यीय संबंध से, मतलब कि दूतों को नियुक्त करना और चर की नियुक्ति से है। तो देखिए वो कहते हैं कि देखिए हर राजा को अपना दूत भेजना चाहिए अन्य अन्य राज्यों में, दूसरे राज्यों के साथ में अपना संबंध अच्छा बनाने के लिए। और कहते हैं कि चरों की नियुक्ति करनी थी। चर क्या होते हैं? तो देखिए जो दूत होते हैं वो दूसरे देश में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे वो रहेंगे कुछ समय के लिए, वहाँ की स्थिति को देखेंगे, वहाँ की स्थिति को समझेंगे दूसरे देश की, और फिर चर जो यहाँ के रहेंगे वो चर जाएंगे उस दूत से, वहाँ का इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर आ जाएंगे। तो ये चरों की नियुक्ति और दूत की नियुक्ति करना, ये जो है वो मित्र, मित्र जो के अंतर्गत बताते हैं कि दूत और चर की नियुक्ति करनी चाहिए, तभी आप अंतर्राज्यीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अपने डेवलप कर पाएंगे और अपनी अच्छी नीति बना पाएंगे। सॉरी। फिर उसके बाद अब ये पूरा का पूरा सप्तांग थ्योरी हो गया। अब इसी सप्तांग थ्योरी का जो मित्र वाला पार्ट है ना, जिसका रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, उसी से संबंधित दो और थ्योरी हैं। वो दोनों थ्योरी हैं मंडल थ्योरी और षड्गुण नीति। तो मंडल सिद्धांत में मनु कहते हैं कि हर राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो। तो इस संबंध में कहते हैं कि एक विजिगीषु राज्य होगा और उस विजिगीषु राज्य से संबंधित 4 अन्य राज्य होंगे। और वे 4 अन्य राज्य कौन कौन से होंगे? तो देखिए एक तो विजिगीषु राज्य हो गया। तो विजिगीषु राज्य मतलब जो महत्वाकांक्षी राज्य है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो राज्य कैसा होगा? विजिगीषु राज्य। अब उससे संबंधित 4 राज्य कौन कौन से? तो पहला मित्र राज्य। तो अब उस विजिगीषु राज्य का कोई ऐसा भी राज्य होगा जो मित्र होगा, तो वो हो गया मित्र राज्य, जो मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा जरूरत पड़ने पर। दूसरा है अरि राज्य, कि एक शत्रु राज्य, अरि मतलब होता है शत्रु, तो शत्रु राज्य भी होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो शत्रु होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया जो है, तो इंडिया के फ्रेंड में कौन देखा जाता है? तो हम देखते हैं कि रसिया हमारा क्या है? फ्रेंड है, क्योंकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करता है। हमें जब ज़रूरत पड़ती है संसाधनों की या फिर हथियारों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें प्रोवाइड कराता है हथियार। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है, अगर इंडिया को विजिगीषु राज्य की तरह देखें तो रसिया इंडिया का क्या हो गया? मित्र राज्य हो गया। अब अरि राज्य में कौन होगा? तो अरि राज्य में पाकिस्तान और चाइना होगा, क्योंकि वो दोनों हमारे क्या हैं? शत्रु हैं। तो अरि राज्य हो गया। फिर कहते हैं कि एक होगा मध्यम राज्य। मध्यम राज्य जो मतलब संधियां करवाएगा। 2 राज्य अगर आपस में उनके बीच में कुछ हो गया है, कुछ वाद विवाद हो गया, तो उनके वाद विवाद को सॉल्व करने के लिए माध्यम बनेगा, तो वो मध्यम राज्य होगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी के लिए रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो हम तो मतलब मध्यम राज्य की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, कि हम समझाते हैं कि रसिया को भी और यूक्रेन को भी कि आप लोग युद्ध विराम कर लीजिए और युद्ध को रोक दीजिए, युद्ध को रोक दीजिए। तो हम मध्यम राज्य की भूमिका निभाते हैं वहाँ पे। फिर एक और राज्य होता है उदासीन राज्य, कि उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई लड़ रहा है, कोई किसी से मित्रता कर रहा है, तो ये होते हैं उदासीन राज्य। तो ये मंडल थियरी है, कि मंडल थियरी में कहते हैं कि
जो प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अगर मित्र राज्य है तो उसके अनुसार मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, अरि राज्य है तो उसके साथ मतलब साठे साठ्यम की नीति को अपनाना चाहिए। वो अगर जैसा करता है वैसा उसके साथ भी करना चाहिए। तो प्रकृति के अनुसार कहते हैं कि आप अपने जो भी आपके आसपास के राज्य हैं उनके साथ उनके उनके स्वभाव के अनुसार वो जैसा करते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या उचित रहेगा, इस चीज़ को देख करके उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो अब क्या हम देखेंगे किस किस सिचुएशन में क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो इसी के संबंध में वो षड्गुण्य नीति बताते हैं। तो षड्गुण्य, षड मतलब होता है छह, गुण मतलब गुण, तो छह गुणों से युक्त एक नीति। तो छह गुण या छह साधन में क्या क्या बताते हैं। तो देखिए, पहला साधन है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन, पांचवा है द्वैधी भाव और छठवां है संश्रय। तो संधि के बारे में कहते हैं कि देखिए, संधि के बारे में तो हम लोग अक्सर इतिहास में पढ़ते हैं कि ये राजा युद्ध कर रहे थे, फिर उसके बाद इन दोनों राजाओं के बीच में क्या हो गया, संधि हो गई। तो कहते हैं मनु राजा को ये उपदेश देते हैं कि राजा को सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर क्या करना चाहिए, संधि करनी चाहिए मैत्रीवत संबंध बढ़ाने के लिए। मित्रवत अगर संबंध बढ़ाना है, किसी राज्य के साथ में मित्रता करनी है, तो उसके साथ में जब भी कोई वाद विवाद हो तो उस पर बातों से और किसी और अन्य साधन की सहायता से संधि कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो उसके साथ संबंध है वो मित्रवत हो जाए। दूसरा वो कहते हैं कि विग्रह, विग्रह का मतलब होता है युद्ध करना। तो मनु कहते हैं राजा से कि युद्ध तब करना चाहिए जब आपकी स्थिति, आपके राज्य की जो स्थिति है वो अनुकूल होनी चाहिए हर तरह की। आपकी आर्थिक स्थिति सही हो, सैन्य स्थिति सही हो, ठीक है, राजनीतिक स्थिति मतलब आपके देश में शांति व्यवस्था हो, जब आप बलवान हों तब ही युद्ध करें, अन्यथा न करें। तो युद्ध करने के लिए कहते हैं कि युद्ध कब किया जाता है, दूसरे को पीड़ित करने के लिए, मतलब दूसरा जो राज्य है उसको पीड़ित करने के लिए युद्ध किया जाता है। तो वो विग्रह भी दो प्रकार का बताते हैं। क्या क्या बताते हैं, दो प्रकार। तो दो प्रकार कहते हैं कि देखो, अगर आपको ये पता लग जाए कि शत्रु राज्य की कुछ कमजोरियां हैं तो उसकी कमजोरी पर तुरंत अटैक कर दो। तो जब शत्रु राज्य कमजोर है तब अटैक कर सकते हैं, मतलब तब युद्ध कर सकते हैं उसके साथ में। विग्रह में दो प्रकार के विग्रह जो बताते हैं उसमें यही है। पहला कि अगर शत्रु राज्य की कमी का पता चल गया है, तो उसके कमजोरी का पता चल गया है तो युद्ध कर लीजिए। दूसरा, यदि आपके मित्र पर वो आक्रमण कर दिया है, आपका शत्रु राज्य जो आपके मित्र पर आक्रमण कर दिया है, तो प्रतिकार लेने के लिए, बदला लेने के लिए उसके ऊपर उससे युद्ध किया जा सकता है। लेकिन युद्ध के समय क्या ध्यान में रखना है कि आपकी जो स्थिति है वो मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शत्रु राज्य से कमजोर हों और युद्ध कर लें, तो वही हाल होगा जैसा कि यूक्रेन का हुआ है इस समय। रसिया के साथ में उसको युद्ध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कितना ताकतवर है रसिया, ये सभी जानते हैं, सुपर पावर है। फिर तीसरा जो गुण है वो बताते हैं, तीसरा साधन है यान। यान मतलब आक्रमण कर देना। तो आक्रमण किस सिचुएशन में करना, आक्रमण क्या उद्देश्य क्या होता है, दूसरे को पीड़ित करना ही होगा। तो दूसरा जो आपका शत्रु राज्य है उसको पीड़ित करने के लिए ही क्या हम यूज करते हैं, यान, आक्रमण कर देना। अब यान की स्थिति कब अपनानी चाहिए, मतलब आक्रमण किस स्थिति में करना चाहिए। तो कहते हैं मनु राजा को कि देख लो, तुम अपनी स्थिति देख लो कि तुम्हारी स्थिति मजबूत है कि नहीं। यदि स्थिति कमजोर है तो यान नहीं करना चाहिए, स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए। राजा की स्थिति मजबूत होना चाहिए और शत्रु राज्य की स्थिति क्या होनी चाहिए, कमजोर होनी चाहिए, तभी आक्रमण करना चाहिए। अब आक्रमण भी दो कंडीशन में हो सकता है, मनु कहते हैं। पहला कि शत्रु पर कोई प्राकृतिक आपदा आई हुई है, वो किसी विपत्ति में फंसा हुआ है। तो जब वो किसी विपत्ति में फंसा हुआ है, किसी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, तो वो कमजोर हो गया है, तो उसके ऊपर क्या कर देना चाहिए, आक्रमण कर देना चाहिए, अगर आपका वो शत्रु राज्य है तो ये पहली कंडीशन हो गई आक्रमण करने की। दूसरी आक्रमण करने की सिचुएशन ये है कि शत्रु असमर्थ है, किसी कारणवश उसके यहाँ शांति व्यवस्था नहीं है, ठीक है, अराजकता फैल चुकी है, या फिर कोई और किसी अन्य कारण से वो असमर्थ है, सैन्य व्यवस्था उसकी सही नहीं है। तब आप, अगर आपको पता चलता है कि आप उससे मजबूत है और वो आपसे कमजोर, तो उसके ऊपर अटैक कर दीजिए, आक्रमण कर दीजिए। तो ये यान के दो पार्ट हो गए कि दो सिचुएशन में आक्रमण करना चाहिए। यान की स्थिति, दो स्थितियाँ होती हैं यान के लिए। अब जो चौथा है वो है आसन। आसन जो है वो अल्पकालिक नीति है। इसमें कहते हैं कि मान लीजिए आपका पंगा ऐसे राज्य शत्रु राज्य के साथ में हो गया जो आपसे बहुत ताकतवर है और आप मतलब उतने मजबूत नहीं हैं,
तो उसके लिए आप क्या करिए, अल्पकाल के लिए एक युद्ध से हटकर शांति का रास्ता अपनाइए, मतलब युद्ध से बचने की कोशिश कीजिए। तो अब ये क्यों किया जाता है, इसको करने का उद्देश्य हमारा क्या होता है, तो शत्रु को शांत रखकर अपनी शक्ति को बढ़ाना, शक्ति अर्जित करना, ये उद्देश्य होता है किसका, आसन का। आसन में हम क्या करते हैं, अपने शत्रु राज्य को शांत रख करके अपनी शक्ति में बढ़ोतरी लाते हैं, अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, अपनी शक्ति को और बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आसन भी दो कंडीशन में करना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, सैन्य या कोष के क्षीण हो जाने पर। कोष मतलब आपकी अगर अर्थव्यवस्था नहीं सही है, आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक है और आपकी सैन्य शक्ति भी मजबूत नहीं है, तो कमज़ोर हो गई है सैन्य शक्ति, तो आप उस कंडीशन में आसन का रास्ता अपना लीजिए, मतलब कि कुछ समय के लिए युद्ध से हट जाइए, युद्ध से बचने का प्रयत्न कीजिए और शत्रु को शांत रखकर अपनी शक्ति में विस्तार कीजिए। दूसरा मनु कहते हैं कि दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपका मित्र अनुरोध करे कि भाई अभी युद्ध मत करो, तुम चुपचाप शांति से बैठो, केवल खेल देखो, हमें खेलने दो इसके साथ में अभी, तब आप शांत रहिए। मतलब मित्र के अनुरोध पर भी आसन की स्थिति अपना लेनी चाहिए, मतलब युद्ध से हटकर कुछ समय के लिए शांति से अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए। ये हो गया आसन। अब जो पांचवी नीति है वो द्वैधी भाव है। द्वैधी भाव मतलब द्वैध आ गया ना, दो, तो वो कहते हैं कि यदि शत्रु राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हो, मतलब मान लीजिए ऐसा हो कि जो शत्रु राज्य है और वो बहुत अधिक शक्तिशाली है और वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि अब जब तुम्हारे ऊपर अटैक करे कोई शत्रु राज्य और वो तुमसे बहुत शक्तिशाली है, तो अपनी सेना को दो भाग में डिवाइड कर दो, एक भाग को सेनापति के कंट्रोल में कर दो और एक भाग को अपने कंट्रोल में रखे रहो। ठीक है, राजा एक भाग, सेना का एक भाग राजा के कंट्रोल में रहेगा और सेना का दूसरा भाग सेनापति के कंट्रोल में रहेगा। अब सेनापति जो है वो सेना लेकर के शत्रु राज्य की सेना को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, और जो दूसरी जो ग्रुप है, जो सेना है, वो राजा के साथ मिल करके मित्रों के साथ संपर्क बना करके अपनी शक्ति में क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा, विस्तार करेगा, बढ़ाएगा, मतलब शत्रु राज्य मित्र राज्यों से मदद लेने का प्रयत्न करेगा और बचाकर अपने आप को रखेंगे। तो ये है द्वैधी भाव। अब जो छठवीं नीति बताते हैं मनु, वो है संश्रय की नीति। संश्रय मतलब आश्रय, मतलब अगर मान लीजिए शत्रु राजा इतना शक्तिशाली है और कि आप द्वैधी भाव की नीति को अपना करके भी बच नहीं पा रहे हैं, तो वो कहते हैं मनु कि तुम फिर राजा से कहते हैं कि तुम फिर क्या करो, आश्रय ले लो। तो आश्रय किसका लेना है, तो आश्रय किसी ऐसे राजा का लेना है जो राजा शत्रु राजा से ज़्यादा बलवान हो। क्यों ऐसा करें, तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो राज्य, जिस राज्य का आप आश्रय ले रहे हैं, वो राज्य खुद ही शत्रु राज्य से कमज़ोर हुआ, तो फिर शत्रु राज्य आपके ऊपर तो अटैक किया ही किया, आप जिसका आश्रय ले रहे हैं उसके ऊपर भी अटैक करेगा, उसका भी लॉस होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी का आश्रय लें बलवान राजा का, तो आप ये देख लें, तुलना कर लें कि ये जिसका मैं आश्रय ले रहा हूँ, क्या वो मेरे शत्रु राज्य से ज़्यादा बलवान है या नहीं, या मेरी रक्षा कर पाएगा या नहीं। तो ये मनु की षड्गुण्य नीति थी। तो देखिए ये बहुत यथार्थवादी नीति है, इसमें आदर्शवाद कहीं नहीं है, न तो इसमें रहस्यवाद, इसमें आदर्शवाद के लिए कोई जगह ही नहीं कि प्लेटो की तरह आदर्शवादी बात कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल यथार्थवादी बात करते हैं, जो रियलिटी है, रियलिज्म में बिलीव करते हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं। और वह अभी इस समय भी जो षड्गुण्य नीति, उसकी रिलेवेंसी अब तक बनी हुई है, सभी राज्य यूज करते हैं इस नीति का, कुछ कम या कुछ एक्स्ट्रा जोड़ कर ऐड करके इस नीति का अभी भी पालन किया जा रहा है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात चल रही, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में अभी हाल ही में पढ़ा था, हेनरी किसिंगर एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे जिनका डेथ हुआ है अभी हाल ही में, लगभग 100 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। तो हेनरी किसिंगर का एक फेमस स्टेटमेंट है, वो कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट फॉर अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका के लिए वो कहते हैं कि अमेरिका का ना तो कोई परमानेंट दोस्त है, ना तो कोई परमानेंट शत्रु है। ठीक है, तो परमानेंट क्या है, इंटरेस्ट, डिपेंड करेगा, जो उनका इंटरेस्ट अलग हुआ
जिसके साथ इंटरेस्ट मैच कर जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट नहीं मैच होगा और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी वो हमारा शत्रु हो जाएगा। तो कहते हैं कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। मतलब कि आपकी जो आपके हित क्या हैं, हितों को नज़र में रख करके अंतर्राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है। मतलब विदेश नीति जो होती है, किसी भी राज्य की विदेश नीति उस राज्य की हितों को देख करके बनाई जाती है। तो ये पूरा था। तो हम समझ चुके, मतलब समझें आज की मनु कितने मतलब उस समय बुद्धिजीवी रहे होंगे, इस तरह की जब वो थॉट्स दे रहे हैं, इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उनका मुझे बहुत पसंद आता है।